तकरीबन 11 महीने हो गए हैं गज़ा पे जाहिरियत को, और अब तो ये मगरिबी किनारे पर भी आज 17 लोग हो गए हैं जो वहाँ शहादतें हुई हैं। वहाँ पर एक 10 माह का बच्चा, छोटा, उसका नाम मेरे ख्याल से अब्दुल-रहमान होगा, अब्दुल-रहमान नाम है गालिबन उस बच्चे का, छोटा बच्चा 10 महीने का। और वो 10 महीने का बच्चा जो है वो रेंग रहा है, रेंगते 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 वो बच्चा रुक गया, रेंगना उसने बच्चे ने बंद कर दिया। अब क्या हो गया भाई, मतलब बच्चा बीमार है क्या है? पता चला बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया। बच्चे को मतलब पैरालाइज हो गया है, उसकी बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो गई है 10 महीने के बच्चे की। कैसे पैरालाइज हो गई है? पता चला कि उसको पोलियो, टाइप 2 पोलियो, क्योंकि वो जो पैदा हुआ है बच्चा तो उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। 25 साल के बाद गज़ा में पहली दफ़ा पोलियो का एक केस, 10 बच्चा स्टेबल है, बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो उसकी पूरी बॉडी जो है उसका बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। उस बच्चा सांस ले सकता है, अभी जिंदा है बच्चा, लेकिन बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया है पोलियो की वजह से। पोलियो फैल रहा है, यानी बच्चे जो बच गए हैं जिंदा या लोग हैं उनमें, जो बच्चों में ज़ाहिर वैक्सीनेशन, और जो थोड़े से बड़े भी, मतलब पोलियो की वैक्सीनेशन। अब जनाब एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है कि पोलियो, WHO जो है, WHO, यूनाइटेड नेशंस, ये सारे जो हैं ये 16 लाख वैक्सीनेशंस के साथ तैयार खड़े हैं कि अंदर जाके वैक्सीनेट करें बच्चों को, और वहाँ पर जंग बंदी नहीं हो रही कि किसी तरह से जाके वैक्सीनेट किया जा सके। अच्छा, ये अब एक, ये कहते हैं ना कि एक तो जंग है, एक ये, अब ये एक किसी और लेवल पे मामला जा रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो बच्चे पोलियो के साथ बच्चे जो हैं वो, अब इसमें ये ख़बर जो है, ये ख़बर आई तो है, लेकिन इसका कोई एज सच अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नहीं है ऐसी कोई कि भाई, यानी गार्डियन जैसे कोट कर रहा है 37, मैं इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहा। नेतन्याहू हिंट्स एट 37 जो है, पार्शियल गज़ा ट्रस्ट टू अलाउ पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ये मैं बताऊं, अब ये मामला आगे चला गया है। ये बच्चों में अगर ये पोलियो और ये मामलात होने शुरू हो गए, ये बच्चों को पहली डोज, दूसरी डोज ने पोलियो जो है ना 25 सालों के बाद। लेकिन उसके साथ ही जो 38 उनका दूसरा मीडिया है वो कह रहा है कि ब्रीफ पॉज देंगे, कुछ इलाकों में वहाँ पर हम अलाउ कर देंगे टीम्स को, और वहाँ पर जो है वो ब्रीफ पॉज दे दिया जाएगा ताकि टीम्स अंदर आ जाएं, लेकिन ये है कि जंग जारी रहेगी, इसी दौरान वो तेज़ी से आके वैक्सीनेट करके फ़ौजी साथ होंगे। मतलब एक अजीब सा सिनेरियो जो है ना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ये ख़बर वहाँ से आ रही है, और इसके ऊपर जो है ये तमाम दुनिया इस वक्त हिली हुई है कि इसको क्या करना है। अच्छा, फिर तीसरा जो इशू है वो ये है कि एक नया रंग इख्तियार कर रहा है हमारे बहुत से, चूँकि लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और उससे हट के भी, मतलब हम ज़ाहिर है सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से तो नहीं देखते ना, और भी बहुत सारे मामलात हैं दुनिया के, लेकिन यह है कि यूरोप से, अफ़गानिस्तान से बहुत लोग इस वक्त जो है वो यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप के अंदर एक नया मामला, एक नई शक्ल यूरोप इख्तियार करने जा रहा है यूक्रेन रशिया जंग के एन वस्त में, और वो बहुत ही अजब सरप्राइज़ है जो इस जंग के दौरान सामने आ रहा है। और वो सरप्राइज़ तो है, लेकिन वो क्या रंग लेगा आगे जाके, आप जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बानी पिटाई ने नाहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। देखते हैं क्या होता है, बहुत कोई इशू ऐसा नहीं है कि देखते हैं वो क्या करती है कोर्ट।
असल मसला वही सिक्योरिटी और इकोनॉमी और सोशल अनरेस्ट लोगों में होना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि अभी अच्छा जैक सलिवन जो हैं, अभी जैक सलिवन वापस आए हैं। दौरा जाहिर है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक चैनल का रहना, और ये जैक सलिवन और वांग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये दो शख्सियात उसमें बैक चैनल में और शख्सियात मैटर करती हैं क्योंकि आपस की केमिस्ट्री, आपस की बातचीत सारी। सवाल ये है कि क्या कैमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो जैक सलिवन कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि जैक सलिवन जो है उनकी रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि पार्टी तो वही है ना, तो डेमोक्रेट्स अगर जीतते हैं तो क्या कैमला हैरिस के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे, क्योंकि जैक सलिवन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है स्पेशली कम्युनिकेटिंग विद चाइना, ये जो चैनल खोला है उन्होंने, और चाइना भी ट्रस्ट कर रहा है और इस लेवल पे उनको शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, और ये कामयाब इसको दौरे को कामयाबी और नाकामी के पैमाने हैं, वो अपनी जगह पे सब अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। उन्होंने अब देखें ना ताइवान पे जो बात की है उन्होंने, तो वो अमेरिका नहीं कह सकता आगे से कि जैक सलिवन ने उनसे कहा कि नहीं हम तो ताइवान को करेंगे, मतलब जैक सलिवन आराम से तरीके से वापस आ गए। उन्होंने मैसेज क्लियर कि ये ताइवान हमारी रेड लाइन है और इसको जो भी फोर्सेस रीयूनिफिकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं और जो इसको अपोज करेंगे वो हम अगेंस्ट है। और PLA यानी ये सिविलियन साइड भी है ना उनकी, लेकिन ये जहन में रखें कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो हमें नज़र जो है वो आते हैं, वो PLA के भी सरबराह हैं, वो PLA के भी सरबराह हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को, तो वो उनके दोनों रोल्स उनके। तो मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी वो पूरा उसको देखते भी हैं, फौज को भी देखते हैं। तो PLA ने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये ताइवान के ऊपर ये। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि यूरोप के हवाले से मैं बात कर रहा था, एक तो यूक्रेन, वो EU की मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और वो फॉरेन मिनिस्टर्स की, और कह रहे हैं कि जी वो यहाँ पे हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए जाएंगे। लेकिन जो इतवार को दो जगहों पे देखें, बड़ा खूबसूरत मुल्क है जर्मनी, और बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है जर्मन्स की बड़ी तारीख़ है, मतलब आप उसको जिस रंग से भी देखना चाहें, जर्मनी एक बड़ी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उससे पहले या जब से जर्मन्स को, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका जर्मन। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो है वो जाहिर है कि हर एक को पता है कि नाजी जर्मन थे और हिटलर क्या हुआ, फिर 49 के अंदर वो जो है वो सोवियत यूनियन, पहले तो सोवियत यूनियन और मगरबी मुल्क एक साथ थे, फिर वो जनाब कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 49 में फिर जाके वो ईस्ट जर्मनी और जो है वो वेस्ट जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और ये जो है ये फिर दरमियान में दीवार बन गई, दीवार बर्लिन वॉल है, और बर्लिन वॉल बन गई, और फिर ये जो है वो एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी, और ये रहा 89, और 89 में फिर ये दीवार शुआर टूटी और दीवार बर्लिन गिरी, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और बाकी हिस्ट्री है सारी। लेकिन जर्मनी में एक चीज़ ऐसी हुई कि ये जो साल जितने भी गुजरे हैं, इन सालों में जर्मन जो वेस्ट जर्मनी की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, वो ईस्ट जर्मनी के जो इलाके थे वहाँ पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं खड़ा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि वो असर अपना ख़त्म करती गई, क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी से ही बनी हुई पार्टियाँ थीं, ठीक है, मतलब वेस्ट जर्मनी की ही पार्टी थी। तो वेस्ट जर्मनी की पार्टी जो है वो ईस्ट यूनिफिकेशन तो हो गई, लेकिन वो जो है वो उतना उनका इम्पैक्ट नहीं बन सका, तो वो वहाँ पर वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी पे फिर ये हुआ कि वहाँ पर ईस्ट जर्मनी में गुर्बत भी ज़्यादा हुई।